हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यह 10th बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से 7-8 नंबर के सवाल एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। तो कोई आपसे अगर पूछ ले कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं तो आपको 3 शब्द के विषय में बता देना है। पहला शब्द इसमें है मस्तिष्क। पहला शब्द क्या है? मस्तिष्क। दूसरा शब्द है इसमें मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। और तीसरा शब्द है इसमें तंत्रिका। ये तीनों शब्द याद रहेगा आप लोग को, बोलिए याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका। तो इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका, इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलिएगा? तंत्रिका तंत्र बोलिएगा। तो ये तंत्रिका तंत्र का परिभाषा हो। देखिए सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिगर से समझ लीजिए। ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है यह कोई जंतु का फिगर नहीं है, यह मानव मस्तिष्क है। बहुत लोग लग रहा है कि घोंघा उंगा है, ही घोंघा के अंदर वाला, तो घोंघा के अंदर वाला नहीं है। यह जो है क्या है? ब्रेन है। और ये जो बीचों बीच आप लोगों को इस तरह से दिख रहा होगा पतला, जहाँ मैं अभी कलम चला रहा हूँ, ये क्या है? तो ये है आपको मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं। एससी मैंने लिख दिया। मेरुरज्जु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। और अब तंत्रिका समझ लीजिए। इस फिगर में जो एक जाल जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरे बॉडी में जाल एक फैला हुआ है, इसी जाल का नाम क्या है? तंत्रिका है। तो इन्हीं तीनों के रूप को, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका, तो इन तीनों के सम्मिलित रूप को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप लोगों को याद हो गया होगा। अब है एक ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना है तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ाई पढ़ रहे हैं? न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं, तंत्रिका विज्ञान पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र का जहाँ अध्ययन होता है, जीव विज्ञान की उस शाखा को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन किसे कहते हैं। पिछले स्लाइड में था तंत्रिका तंत्र, यहाँ है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। तो इसको याद रखना भी बहुत आसान है। कोई अगर आपसे पूछे कि तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, तो आपको 2 शब्द बता देना है। एक बताना है रचनात्मक इकाई, दूसरा बताना है क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका तंत्र जो भी हमने आपको समझाया, उसकी जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसी को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आ गया। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि रचनात्मक क्रियात्मक इकाई आखिर होती क्या है। तो आप लोग लड्डू देखे होंगे, खाए भी होंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो जो लड्डू होता है, वह लड्डू की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो आप कहिएगा कि सर, लड्डू की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वह बेसन होती है। बेसन का लड्डू बनता है। कहिए कि ना कहिएगा? बेसन से पहले क्या बनता है? बुनिया छाना जाता है, और फिर बुनिया से क्या बनता है? लड्डू बनता है। तो लड्डू जो है वो अंतिम रूप से किससे बना है? बेसन से बना है। तो यही हो गया रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसकी? लड्डू की। ठीक है। तो लड्डू की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यहाँ पर क्या हो गया? बेसन हो गया। उसी तरह से यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे।
कोई भी तंत्र जो बनता है, सिस्टम जो बनता है, किससे बनता है? कोशिका से बनता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे सबसे छोटा होता है कोशिका, कोशिका के मिलने से क्या बनता है? कोशिका के मिलने से बनता है उत्तक, फिर उत्तक के मिलने से बनता है अंग, और अंग के मिलने से बनता है अंग तंत्र। तो देखिए यही एक तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र। यह क्या है? एक अंग तंत्र का नाम है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में अभी जो मैंने आपको बताया अंग होता है। क्या क्या अंग होता है? मस्तिष्क, गरुरज्जु और तंत्रिका। और वो तीनों किससे बनता है? उत्तक से बनता है। और फिर उत्तक किससे बनता है? कोशिका से। उस कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसी को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मैं पूछता हूँ, आप लोग बोलिए, तंत्रिका तंत्र की कैसी इकाई है तंत्रिका कोशिका? आप तुरंत कहिएगा रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया कि यह सबसे लंबी कोशिका होती है। दुनिया में जितनी भी कोशिका है, जितना भी पेड़ पौधा जीव जंतु में आप देखिएगा, उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन होगी? यही न्यूरॉन कोशिका जो होगी वह सबसे लंबी होगी, सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। सभी जीव जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? देखते हैं कौन कौन शेर बहादुरियों को याद है, तो कमेंट करके बताइए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है तंत्रिका कोशिका का यहाँ पर फिगर है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, देखिए लंबा है भी। वैसे सब बहुत छोटा होता है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है फोटो खींच के यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब जो है तंत्रिका कोशिका के प्रकार को समझ लीजिए। आपसे पूछेगा कि तंत्रिका कोशिका के प्रकार बताइए, तो आप कहेंगे कि यह 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या कहेंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और तीसरा होता है विनिमय तंत्रिका कोशिका। याद हो गया? संवेदी, प्रेरक, विनिमय। फिर से बोलिए, संवेदी, प्रेरक, विनिमय। यह 3 तरह की क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। अब बारी बारी से तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। अगले स्लाइड पर चलिए। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ है कि संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या है। तो बहुत ही आसान सा परिभाषा है इसका, पहले यहाँ समझ लीजिए फिर ऊपर देखिएगा। देखिए हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे सूचना होती है, और उन सूचना को शरीर के जो अंग होते हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मतलब सूचना जो होती है वह शरीर से कहाँ पहुंचती है? मस्तिष्क के पास पहुंचती है। तो शरीर से मस्तिष्क तक जो सूचना जाएगी उस सूचना को कौन ले जाएगा? उसके लिए कोई ना कोई कोशिका चाहिए। तो वही जो कोशिका है उसका नाम है संवेदी तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? संवेदी तंत्रिका कोशिका। एक तरह से समझिए कि ये जो है देवर, जैसे गाँव देहात में देवर जी होते हैं, वही देवर जी है संवेदी कोशिका, है ना। कि कोई मतलब भाभी वगैरह होती है तो उनको जो है, मान लीजिए सूचना का मतलब भाभी, तो उनको ससुराल से नैहर जाना होता है तो कौन ले जाता है? तो ज़्यादातर देवर का एक काम होता है, देवर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जिस तरह से एक दुल्हन को ससुराल से नैहर देवर पहुंचाता है, उसी तरह से सूचना को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? यही पहुंचाता है संवेदी तंत्रिका कोशिका। या फिगर में समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई सूचना आपके हाथ में है और हाथ से सूचना को कहाँ पहुंचाना है? मस्तिष्क तक। तो हाथ से मस्तिष्क तक सूचना कौन पहुंचाएगा? यही संवेदी तंत्रिका कोशिका पहुंचाएगा। समझ गए? हाथ ही नहीं, कोई भी अंग हो, मान लीजिए कि यहाँ घुटना है और घुटना से कोई सूचना जो है आपको मस्तिष्क तक देना है। जैसे कि आपको घुटना पर चोट लगती है, तो घुटना में चोट लगती है तो ये सूचना जब तक कि मस्तिष्क के पास नहीं पहुंचती है तब तक आपको दर्द का अनुभव नहीं होता है। यहीं ऑपरेशन वगैरह होता है तो इस तरह से वहाँ इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाता है कि यहाँ आपको मान लीजिए घुटना का ऑपरेशन हो रहा है तो घुटना पूरा खोल खाल देगा, डॉक्टर चीर फाड़ कर देगा और आप आराम से सोए रहिएगा, आपको थोड़ा भी दर्द नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से जो है ये जो तंत्रिका है
संवेदी तंत्रिका कोशिका ये निष्क्रिय हो गया। अब घुटना से जो है वह सूचना को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए आपको दर्द नहीं हो रहा है। दर्दवा तो होबे करता है, लेकिन सूचना जो है नहीं पहुंचता है कहाँ तक, यही ब्रेन तक। तो आप समझ गए कि शरीर के किसी भी अंग से, कोई भी अंग हो सकता है, हाथ पैर पेट, कहीं से भी मस्तिष्क तक जो सूचना पहुंचाएगा उसको क्या बोलेंगे, संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों को याद हो गया होगा, आप लोग तेज हैं, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन दिमाग जो है पढ़ाई में नहीं लगता है, शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा लगता है। शॉर्ट वीडियो पढ़िएगा तो परीक्षा में भी शॉर्ट कर जाइएगा, नंबर आपको शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, एक बात याद रखिए कि अभी जो है ऐश कीजिएगा, अभी क्या कीजिएगा, ऐश, तो बाद में गधा की तरह खटना पड़ेगा आपको। ऐश में क्या होता है, गधा होता है। अभी अगर ऐश कीजिएगा तो बाद में गधा की तरह काम करना होगा, और अभी गधा की तरह खूब काम कर लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, तो बाद में क्या करना होगा, ऐश करना होगा। तो ये बात जो है कहीं आप लिख कर रख लीजिए, भविष्य में जो है काम में आएगा। जो अभी गधा की तरह मेहनत करेगा वो बाद में जो है ऐश करेगा, और जो अभी ऐश करेगा वो बाद में गधा की तरह मेहनत करेगा। अब आपको चुनना है कि अभी मेहनत करना है कि बुढ़ारी में मेहनत करना है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो यह उल्टा चलता है। अभी जो मैंने बताया था कि उसमें था कि शरीर से सूचना को कहाँ तक ले जा रहा था, मस्तिष्क तक, है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई दुल्हन है तो उसको ससुराल से नैहर पहुँचाना है, तो ससुराल से नैहर जब चल गई तो नैहर से भी तो ससुराल आएगी, तो नैहर से ससुराल कौन पहुँचाएगा, उसका भाई पहुँचाएगा। तो यहाँ वही भाई का नाम है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या है, जो सूचना को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ कि वह तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक सूचनाओं को पहुंचाता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तो सीधा सीधा बात है कि मस्तिष्क से, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को कहता हूँ ये काम कीजिए, आप जो है अपना हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए हाथ, तो हाथ आप ऊपर उठाए, तो हाथ जो आप ऊपर उठाए हैं ये आपका हाथ ऐसे ऊपर नहीं उठा है, यह सूचना पहले आपको मस्तिष्क को गया। मैंने बोला कि हाथ ऊपर उठाइए और आप हाथे ऊपर उठाए, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वह आदेश दिया है, किसको, हाथ को दिया है ना। आप पैर नहीं उठाए, क्योंकि आप सुना तो कौन था, मस्तिष्क सुना था। सूचना किसको मिला था, मस्तिष्क को मिला था, और ये मस्तिष्क सूचना फिर किसको दिया, हाथ को दिया, इसलिए आप हाथ को उठाए। ठीक है, अब पैर उठाइए। तो पैर अगर आप उठाएंगे तो आप क्यों उठाएं, क्योंकि जो मस्तिष्क है यह सुना, इसको सूचना मिला, और यह सूचना जो है किसको दिया, पैर को दिया। तो मस्तिष्क से अगर शरीर के किसी अन्य अंग में सूचना जाती है तो वह सूचना पहुंचाने वाला कौन होता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका होता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, प्रेरक तंत्रिका कोशिका किसे बोलेंगे, प्रेरक तंत्रिका कोशिका उसे बोलेंगे जो मस्तिष्क से सूचना को शरीर के किसी भी अंग तक पहुंचा सकता है, हाथ में, पैर में, पेट में, किडनी में, लीवर में, कहीं पहुंचा सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो क्लियर हो गया ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह तीसरा प्रकार देख लीजिए, यह है विनिमय तंत्रिका कोशिका। विनिमय तंत्रिका कोशिका क्या है, तो देखिए मैंने अभी आपको देहाती भाषा में समझाया था कि दुल्हन जो है नैहर से ससुराल जाएगी तो उसका भाई पहुंचाएगा, और ससुराल से नैहर जाएगी तो उसका देवर पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि भाई न हो, देवर न हो, तब क्या हो, तो तब ड्राइवर साहब तो होंगे। ड्राइवर साहब क्या करेंगे, गाड़ी भरा होगा बोलेरो स्कॉर्पियो, और ड्राइवर साहब क्या करेंगे, नैहर से ससुराल भी पहुंचा देंगे और ससुराल से नैहर भी पहुंचा देंगे। सिर्फ फ़ोन करना होता है कि आ जाइए, वो तुरंत पहुंच जाएंगे। नैहर से ससुराल ले जाना हो तो नैहर से ससुराल पहुंचा देंगे, ससुराल से नैहर लाना हो तो वो भी कर देंगे। तो इसी तरह का एक कोशिका होता है जिसका नाम है विनिमय तंत्रिका कोशिका। यह क्या करता है कि सूचना को मस्तिष्क से, शरीर से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर तक पहुंचाता है, आदान प्रदान करता है। समझ गए।
अगर कोई सूचना शरीर से मस्तिष्क तक जाना है तो भी वो कर देगा, और मस्तिष्क से शरीर के किसी भाग तक लाना है तो वो भी कर देगा। तो जो दोनों काम करता हो, शरीर से मस्तिष्क, मस्तिष्क से शरीर, नैहर से ससुराल, ससुराल से नैहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनिमय तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। कुछ कोशिका ऐसा होता है जो दोनों काम को संभाल लेता है। तो हमें उम्मीद है कि आप तीनों तरह की कोशिका को समझ गए होंगे। संवेदी का सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो शरीर से सूचना को कहाँ पहुँचाए, ब्रेन तक पहुँचाए, मस्तिष्क तक पहुँचाए। प्रेरक किसको बोलेंगे, प्रेरक उसको बोलेंगे जो ब्रेन से सूचना को कहाँ पहुँचाए, शरीर के किसी भी अंग तक पहुँचाए। और विनिमय किसको बोलेंगे, तो विनिमय उसको बोलेंगे जो दोनों काम करे, दोनों काम, शरीर से ब्रेन में और ब्रेन से शरीर में, जो दोनों काम करे उसे बोलेंगे विनिमय तंत्रिका कोशिका। इतना आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। अगर आप आराम से पढ़िएगा तो समझ जाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो न पढ़ने वाला को कोई कुछ कर सका है। बहुत आदमी ठान ले रहता है कि सर जी कुछ पढ़ब हम सुनबे न करब, समझबे न करब, हम समझा कर देखा दो। तो तुम अगर तय कर लिया है कि हम गधा थे, गधा हैं और गधा रहेंगे, तुमको कोई भी आदमी इंसान नहीं बना सकता है। तुम जैसा हो वैसा ही रहो। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब है न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका कोशिका जो है उसकी संरचना का यहाँ पर चर्चा किया गया है। इससे संरचना कैसे होती है, तो ये देखिए यहाँ पर न्यूरॉन कोशिका यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी संरचना को देखिएगा तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला को हम लोग बोलते हैं ध्रुमिकाएं, हिंदी में ध्रुमिकाएं बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डेंड्राइट कहते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इंग्लिश को जरूर याद करना है। हिंदी न भी याद कीजिएगा काम चलेगा, लेकिन इंग्लिश तो याद करना ही। तो इसका न्यूरॉन का जो पहला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ये कहाँ है, तो ये देखिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है इस तरह से जालनुमा शाखित संरचना जो दिख रही है, यही क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। तो डेंड्राइट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास में बायोलॉजी पढ़ने में आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जो व्हाइट बोर्ड होता है या फिर चौक वाला बोर्ड होता है उस पर ये सब फिगर को बताना बहुत मुश्किल होता है। और ऑनलाइन में देखिए मैंने कितना अच्छा अच्छा चित्र लगा दिया है, और आप पढ़ना चाहिएगा तो बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ से पढ़ के। तो पहला भाग देख लिए डेंड्राइट, ध्रुमिकाएं। दूसरा है कोशिका काय या साइटोन। तो ये जो बीच वाला हिस्सा आप लोग को दिख रहा है इस तरह का, यही क्या है, यही है कोशिका काय या साइटोन। ठीक है, ये सब जो हिस्सा है ये सब क्या है, कोशिका काय या साइटोन। सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सुन लीजिए। ये वाला हो गया डेंड्राइट, ठीक है, और ये बीच वाला क्या हो गया, साइटोन। और इसके बाद जो इधर जितना बच गया ये सब क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक है, कंप्यूटर में कोर्स होता है DCA। डी का मतलब डेंड्राइट, सी का मतलब साइटोन और ए का मतलब एक्सॉन। ठीक है, तो DCA से याद रखना है। तंत्रिका कोशिका जो होता है, न्यूरॉन कोशिका जो होता है, उसके कितने भाग, 3 भाग। DCA, D फॉर डेंड्राइट, C फॉर साइटोन, A फॉर एक्सॉन। अब इस सब को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये सब होता क्या है। तो डेंड्राइट में जान लीजिए, यह देखने से ही आप लोगों को शाखित लग रहा है, ये लग रहा है यहाँ पर एक से देखिए कई कई निकल रहा है, तो इसी को तो शाखा बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधा में शाखा होता है, तो यह प्रायः शाखित होती है। साफ साफ देखेगा तो कोई भी बोल देगा, अनुराग में देखेगा तो बोलेगा, अनुराग नहीं बोलेगा, हम मजाक में बोलेगा। आगे है कि इसका मुख्य कार्य, अब इसका कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य भौतिक, रासायनिक अथवा वैद्युत आवेगों को ग्रहण कर उन्हें साइटोन को देना होता है। इसका काम क्या होता है, आवेग को ग्रहण करना। इसको ग्रहण करना, आवेग को। कोई आपसे पूछेगा कि डेंड्राइट का मुख्य काम क्या होता है, आप कहना आवेगों को ग्रहण करना। इसको ग्रहण करना, आवेगों को। यह आवेगों को
आवेग कहने का क्या मतलब है? तो आवेग कहने का ही मतलब है जैसे कि आप अपने हाथ से अपने किसी अंग पे मारिए, तो आप मारिएगा तो वो जो आपको महसूस हुआ वही क्या हुआ? आवेग हुआ। ठीक है, जहाँ लगा वह आवेग हुआ, और वो आवेग आपके मस्तिष्क तक जाएगा, तब जाकर आपको जो है उसकी फीलिंग आएगी कि चोट लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो वो आवेग 3 तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का। एक हो सकता है भौतिक, दूसरा हो सकता है रासायनिक, और तीसरा हो सकता है वैद्युत। ठीक है, तो डेंड्राइट का काम अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप कहेंगे कि इसका काम क्या है? आवेगों को ग्रहण करना। किस तरह के आवेग का? भौतिक, रासायनिक और वैद्युत। तो 3 तरह के आवेग को ग्रहण करता है, और आवेग को ग्रहण कर किसको देता है? तो देखिए सब किससे जुड़ा हुआ है? साइटोन से जुड़ा हुआ है, तो यह साइटोन को देता है। किसको देता है? साइटोन को। तो समझ गए। डेंड्राइट के विषय में लिखना हो तो लिखिए कि स्थापित होती है, इसका कार्य भौतिक, रासायनिक अथवा वैद्युत आवेगों को ग्रहण कर उन्हें साइटोन को देना है। साइटोन यानी कि बीच वाला जो तारा जैसा दिख रहा है सो। तो समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीडियो बहुत लंबा है, आप अपना सेकंड के हिसाब से पढ़ें। एक बार में 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देख ले, फिर वीडियो को छोड़ दे। वीडियो देख ले, उसका नोट्स बना ले, याद कर ले, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़े। यह पढ़ने का तरीका। ऐसा नहीं कि एक के बार में पूरा वीडियो देख ले, कुछ समझ में ना आए तो कहे कि ना ऑनलाइन बड़ा गड़बड़ है, बाप रे बाप, ये पढ़े से कोई फायदा ना होने वाला है। तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। जितना सकान हो, जितना लोड ले दिमाग, उतना एक बार पढ़िए और फिर वीडियो को छोड़ दीजिए। अब दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग है साइटोन। तो साइटोन देखिए यह लिखा हुआ है कि यह एक तारे के आकार की रचना है। देखिए यहाँ पर है, यह तारा जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को। यह तारे के आकार की रचना है जिसके बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है। देखिए बीचों बीच जो है यह क्या है? इसमें केंद्रक है। तारा जैसा है और बीच में क्या है? एक केंद्रक है। फिर आगे लिखा है केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव पाया जाता है। ये सब जो खाली जगह बचता है, इन सब जगहों में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। नौमा में आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका द्रव क्या होता है, केंद्रक क्या होता है। हर एक कोशिका में कोशिका द्रव रहता है, केंद्रक रहता है। ये सब बेसिक बात है, आप लोग को पता होगा। तो ये जो है एक साइटोन, ये साइटोन तारा जैसा होता है। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे कि साइटोन का आकार कैसा होता है, तो आप कहिए कि तारा जैसा होता है। साइटोन का आकार कैसा होता है? तो तारा जैसा होता है। साइटोन के बीच में क्या होता है? तो केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? तो कोशिका द्रव होता है। इतना समझ गए। अब इसका काम देख लीजिए। तो संरचना हम देख लिए कि किस तरह का होता है। अब इसका काम क्या है? तो अभी हमने कहा था कि डेंड्राइट आवेग को ग्रहण करता है। तो आवेग ग्रहण करके किसको दे देता है? इसी साइटोन को देता है। साइटोन के पास आवेग पहुंच। अब ये क्या करता है? साइटोन इस आवेग को संवेदनाओं में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो इसका मुख्य काम हो गया आवेगों को संवेदनाओं में रूपांतरित करना। ठीक है, आवेग संवेदना ये सब समझिए। मैंने भी आपको बताया था कि किसी शरीर के किसी हिस्से पर मारिए तो वो जो आप मारे वह एक तरह का आवेग हुआ, और उस आवेग से क्या बनती है? संवेदना बनती है। संवेदना का मतलब जो दर्द आपको महसूस हुआ, दर्द संवेदना हुआ। दर्द क्या हुआ? संवेदना। दर्द महसूस दिमाग कराता है, लेकिन जो दर्द हुआ उसी को संवेदना बोलते हैं। ठीक है, तो आवेग ग्रहण किया कौन? आवेग को ग्रहण किया डेंड्राइट, और आवेग को संवेदना में कौन बदला? ये बदला आपको साइटोन। ये एग्जाम में पूछेगा कि न्यूरॉन कोशिका का वह कौन सा भाग है जो आवेगों को संवेदनाओं में बदलता है? आप कहिएगा कि हम सर जी पढ़ाए हैं साइटोन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है एक्सॉन। डी सी ए मैंने बताया था, तो डी फॉर डेंड्राइट पढ़ लिए, सी फॉर साइटोन भी पढ़ लिया, अब ए फॉर एक्सॉन देख लीजिए। यह लिखा हुआ है कि यह न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से शुरू हुआ है और पूरा इधर तक है, तो सबसे लंबा हिस्सा है ही। न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा क्या होता है? तो यही एक्सॉन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसको समझिए। इसका मुख्य कार्य होता है साइटोन से संवेदनाओं को ग्रहण कर
अपने ही अंतिम छोर तक पहुंचाना। ये क्या करता है, देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है किससे, साइटोन से। तो साइटोन से ये क्या करता है, संवेदना को ग्रहण किया। यहाँ समझिए, जब यहाँ बात था डेंड्राइट के पास, तब उसका नाम था आवेग। आवेग को ग्रहण किया कौन, साइटोन। साइटोन उसको किस में बदल दिया, संवेदना में। और फिर संवेदना को क्या करता है कि अपने पहले छोर से, शुरुआती छोर से अंतिम छोर तक, लास्ट छोर तक पहुंच जाता है। और यह फिर इससे दूसरा न्यूरॉन को इसका जुड़ा रहता है, फिर उसी तरह से वो पहुंचाते पहुंचाते दिमाग तक पहुंचा जाता है, और तब जाकर हमको दर्द का अनुभव होता है। आप लोग को लगा कि इतना लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस नहीं है। इसका रफ्तार बिजली की रफ्तार जैसा होता है। बिजली की रफ्तार समझते हैं ना, महुआ में मान लीजिए पावर हाउस है, वहाँ स्विच दबाता है, तुरंत बिजली पहुँच जाती है गाँव समाज में, पावन घाट मालपुर में चारों तरफ पहुँच जाती है। उसी तरह का इसमें भी होता है, मारिएगा तुरंत जो है बिजली की तरह जो है आपको दर्द जो है माथा तक पहुँचता है, माथा तक सूचना पहुँचता है, ब्रेन तक, और आपको दर्द का फीलिंग होता है। तो ये एक्सॉन की बात हो गई कि संवेदनाओं को ग्रहण कर अपने अंतिम छोर तक पहुँच जाता है, इसका यही काम है। तो समझ गए इसका क्या काम है। सो फिर से एक बार समझ लीजिए, डी फॉर डेंड्राइट, इसका काम क्या है, आवेग को ग्रहण करना। इसको ग्रहण करना, आवेग को। सी फॉर साइटोन, इसका काम क्या है, तो इसका काम है आवेग को संवेदना में बदलना। ठीक है। और ए फॉर एक्सॉन, इसका काम क्या है, संवेदना को अंतिम छोर तक पहुंचाना। किसके अंतिम छोर तक, तो अपने ही अंतिम छोर तक, एक्सॉन के ही अंतिम छोर तक। फिगर से सब स्पष्ट है। इतना के बाद अगर आप समझ में नहीं आपको आ रहा है, तो यू आर महाबकलोल, आप महाबकलोल हैं, आपसे पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाला है, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, बकरी उकरी चढ़ाइए, कुछ पैसा वैसा आएगा, या फिर मतलब पेठिया उठिया में जाकर मछली जो है बेचिए, आप हंसी उसी काटिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक क्वेश्चन है कि माइलिन शीथ किसे कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, माइलिन शीथ किसे कहते हैं। देखिए माइलिन शीथ क्या है, लिखा हुआ है कि एक्सॉन, एक्सॉन समझ रहे हैं, यानी कि साफ साफ एक्सॉन लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू होकर इधर तक का पार्ट जो हुआ एक्सॉन हुआ। ये जो एक्सॉन है ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। ये आपसे पूछेगा कि एक्सॉन किससे बनी होती है, तो आप क्या कहिएगा, लाइपोप्रोटीन से। ठीक है। तो एक्सॉन लाइपोप्रोटीन के एक आवरण से ढका रहता है। देखिए ऊपर से जो दिख रहा है ये लाइपोप्रोटीन का ये सब बना हुआ है। तो लाइपोप्रोटीन के आवरण से ढका रहता है, और इसी को लाइपोप्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। समझ गए। ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सॉन जो है उसके चारों ओर किसका आवरण होता है, आप तुरंत कहना लाइपोप्रोटीन का आवरण होता है। किसका आवरण, लाइपोप्रोटीन का आवरण। और जो लाइपोप्रोटीन है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है रैनवियर की गांठ, रैनवियर्स नोड, गांठ को इंग्लिश में नोड कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि एक्सॉन जिस बिंदु पर बहुत अधिक संकुचित होता है उसे रैनवियर की गांठ कहते हैं। साफ साफ देखिए ये एक्सॉन है, और यहाँ पर आकर देखिए यहाँ बीच में क्या हुआ है, संकुचित हो गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ आकर संकुचित हो गया, इस बिंदु पर संकुचित हो गया, फिर इस बिंदु पर आकर संकुचित हो गया। तो जिस बिंदु पर संकुचित होगा उसी बिंदु को, यही जगह जो है इसको क्या बोलते हैं, रैनवियर की गांठ। अब कहे कि रैनवियर नाम के ऊपर, तो यह एक वैज्ञानिक थे जिसका खोज किया था। रैनवियर क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ही बताया था कि एक्सॉन जो होता है वो कहीं कहीं पे बहुत संकुचित होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। उसी सिकुड़े हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रैनवियर की गांठ कहते हैं, रैनवियर्स नोड कहते हैं। तो रैनवियर की गांठ भी समझ गए, और यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, महावीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एकदम याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लेके नोट्स बनाना है, फिर याद करना है। समझ में ना आए तो वीडियो फिर से देख लेना है।
अब है सिनेप्स। सिनेप्स किसे कहते हैं? तो कहता है कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को, वाह वाह वाह, बहुत आसान बात है। दो न्यूरॉन है, जिसे मान लीजिए कि एक न्यूरॉन ये है ना, अभी हम फिगर नहीं बनाए हैं, लेकिन मान लीजिए कि दो न्यूरॉन यहाँ है, ठीक है, एक इधर न्यूरॉन है और एक जो है इधर भी एक न्यूरॉन है। तो दो न्यूरॉन जुड़ा हुआ है तो बीच में कुछ खाली स्थान होता है, तो उसी खाली स्थान को, दो न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है उसी को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो यह भी महत्वपूर्ण हो गया ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। कोई पूछे सिनेप्स किसे कहते हैं, है ना, तो क्या कहिए कि दो न्यूरॉन है उसके बीच जो खाली स्थान है उसी को सिनेप्स कहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर, यह क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, सब महत्वपूर्ण है, महावीवीआई। तो आप लोग एंजॉय कीजिए क्लास को, पढ़िए कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। देखिए सिनेप्स, अभी मैंने आपको बताया कि दो न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। तो जो सिनेप्स है खाली स्थान है, तो खाली स्थान में रहता क्या है? तो उसके अंदर एक द्रव होता है। सिनेप्स खाली स्थान है, उस खाली स्थान में क्या रहता है? एक द्रव रहता है। इसी द्रव को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर भी समझ में आ गया। कोई पूछे आपसे कि न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं बताओ, तो आप कहना कि देखिए सिनेप्स सुने हैं, तो कहे कि हाँ। फिर आप पूछे कि सिनेप्स जो होता है वह क्या होता है, तो कहा कि दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान। तो आप फिर कहना कि वो खाली स्थान में क्या रहता है, तो उसको न पता रहेगा। तो आप बताइए कि जो खाली स्थान है उसमें एक द्रव रहता है भरा, उसी द्रव को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो यह एक द्रव है, सिंपल सी बात है, पानी जैसा पदार्थ है। आगे इसमें और जानना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंटरेस्टिंग बात है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसमें दो हार्मोन पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में क्या पाए जाते हैं? दो हार्मोन। एक का नाम है एसिटिल कोलिन, बहुत ही टेढ़ा नाम है, दो चार बार बोलिएगा तो याद होगा। क्या नाम है? एसिटिल कोलिन। बोलिए जोर से, एसिटिल कोलिन पहला हार्मोन हो गया, और दूसरा है डोपामीन। एसिटिल कोलिन और डोपामीन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? यही न्यूरोट्रांसमीटर में। न्यूरोट्रांसमीटर समझ में आ रहा होगा कि सिनेप्स के अंदर एक द्रव होता है, उसी द्रव का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसमें दो हार्मोन पाए जाते हैं, पहला एसिटिल कोलिन, दूसरा डोपामीन। अब ये हार्मोन महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि एसिटिल कोलिन जो है उसकी कमी से एक बीमारी होती है अल्जाइमर। अल्जाइमर बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है कि याददाश्त घटने लगता है, और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं। एक बार जिसको बीमारी हो गई उसको याददाश्त खत्म ही हो जाएगी, वह सब कुछ भूल जाता है। एक फिल्म है अमिताभ बच्चन का, और उसमें रानी मुखर्जी भी है, ब्लैक फिल्म, हमको जहाँ तक याद रहा है ब्लैक फिल्म का नाम है, आप देखिएगा लिखिएगा अमिताभ बच्चन एंड रानी मुखर्जी, तो वो एक फिल्म आएगा, हमको ब्लैक ही याद आ रहा है। उसमें अमिताभ बच्चन को यही बीमारी हो जाता है अल्जाइमर, वो सब कुछ भूलने लगता है और धीरे धीरे सब भूल जाता है, खाना खाना भी आदमी भूल जाएगा, ऐसा ही बीमारी। तो यह किसकी कमी से होता है? एसिटिल कोलिन की कमी से बीमारी होता है। कौन सी? अल्जाइमर। और दूसरा है डोपामीन। तो डोपामीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे होता है पार्किंसन रोग। कौन सा रोग? पार्किंसन रोग। यह क्या होता है? तो इसमें हाथ पांव थरथराएगा, खड़ा रहिएगा, हाथ पांव थरथराएगा, पार्किंसन रोग है। कोई आदमी को देखिएगा कि वो साइन करेगा तो उसका हाथ ऐसी थरथराते हुए रहेगा। तो क्यों? क्योंकि उसमें डोपामीन हार्मोन की कमी होती है। यहाँ डोपामीन के विषय में एक इंटरेस्टिंग बात भी जान लीजिए। आप लोग ऐसा सोचे होंगे, जैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको मन करेगा कि अच्छा बहुत देर पढ़ लिए, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं। 5 गो शॉर्ट वीडियो देखेंगे आप फिर पढ़ेंगे, लेकिन आप 5 गो शॉर्ट वीडियो देखने जाइएगा, कब 100 वीडियो हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्यों? क्योंकि डोपामीन हार्मोन उस समय अधिक मात्रा में जो है निकलने लगता है। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वैसा चीज़ अगर मिलते जाए तो डोपामीन हार्मोन बहुत निकलता है, फिर आपको चीज़ छोड़ने का मन नहीं करेगा। तब तक आप नहीं छोड़िएगा जब तक डोपामीन हार्मोन निकलते रहता है, बड़ा मुश्किल होता है छोड़ना। ये शॉर्ट वीडियो लंबा टाइम तक देखना, अधिक समय तक मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये सब डोपामीन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, इससे बचना है तो बस चालू नहीं कीजिए,
चालू कर दिए कि आप फंस गए उसमें। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक शॉर्ट वीडियो देखो वापस आ गया। बोलिए कोई आदमी है कि एगो शॉर्ट वीडियो देखेगा लेकिन अब ना देखेंगे, मन करता है, हाँ भले ही मोबाइल कोई छीन ले तो अलग बात है, लेकिन आप अपने से नहीं छोड़ते हो। ये डोपामिन हार्मोन का कमाल है। इसकी कमी से पार्किंसन रोग, जिसमें हाथ पैर थरथराता है, और अधिकता से क्या होता है, किसी कोई भी ऐसा काम जिसको आपको करने में बहुत मज़ा आता है वो आप लंबा समय तक करते हैं। डोपामिन हार्मोन का ही कमाल होता है। अगर पढ़ाई में भी आप मन लगाने लगते हैं, आप पढ़ाई में मन लगने लगा तो आप लंबा समय तक पढ़िएगा। ये भी डोपामिन के कारण ही होता है, लेकिन वो आदत लगाना पड़ेगा। पढ़ाई में आपको मज़ा आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तंत्रिका तंत्र के प्रकार को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया है तंत्रिका के प्रकार, तंत्रिका तंत्र के प्रकार है ना। वो जो था तब तंत्रिका कोशिका था वो 3 तरह का जो मैंने आपको पढ़ाया था, संवेदी, प्रेरक और विनिमय, वो अलग बात था। तंत्रिका कोशिका के प्रकार था, तंत्रिका तंत्र के प्रकार है। तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में CNS बोलते हैं, इसको बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसको बोलते हैं ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये 3 प्रकार पढ़ना है। तो अब लिखिएगा आप लोग तंत्रिका तंत्र के प्रकार, डैश मारिएगा 3 प्रकार, केंद्रीय, परिधीय, स्वायत्त। पहले हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देख लेते हैं। चलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, यहाँ पूजा होने लगी, आप लोग पूजा का भी आनंद लीजिए। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का परिभाषा अगर आपको देना हो तो आपको 2 शब्द बताना है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। बड़ा आसान है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कोई पूछ ले किसे कहते हैं तो आप कहिए कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। ये मस्तिष्क मैंने आपको बताया, और ये जो बीचे बीच जो दिख रहा है एक लाइन जैसा, यह क्या है, यही है आपको मेरुरज्जु। ठीक है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो 2 चीज़ इसमें है, मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पहले मानव मस्तिष्क को पढ़िए। मानव मस्तिष्क क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यह अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। ये जो मानव मस्तिष्क है, देखिए ये भीतर जो है ये मानव मस्तिष्क है। ये क्या है, मानव मस्तिष्क। और जो मानव मस्तिष्क है यह अस्थियों के खोल में ऊपर से खोल रहता है, हड्डी का खोल रहता है। ठीक है। और उस हड्डी के खोल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। तो मस्तिष्क अंदर है, ऊपर से क्या है, खोल, उस खोल को क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। इसका आयतन, औसत आयतन, देखिए कोई आदमी का माथा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। औसत आयतन इसका होता है 1650 मिलीलीटर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मानव मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है, तो आप कहिएगा कि 1650 मिलीलीटर होता है। औसत भार पूछेगा तो 1350 से 1400 ग्राम। इसमें मेल का यानी कि पुरुष का होता है 1400 ग्राम, और 1350 ग्राम किसका होता है, महिला का होता है, वोमेन का होता है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में सब सवाल पूछता है कि मानव मस्तिष्क का वजन पूछ ले, भार पूछ ले तो क्या बताना है, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। महिला में 1350 ग्राम, पुरुष में 1400 ग्राम, और आयतन पूछ ले तो 1650 मिलीलीटर, 1650 मिलीलीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव मस्तिष्क के भाग। देखिए मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और तीसरा पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। तो यह 3 तरह का होता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों को भी मैं समझाता हूँ यहाँ फिगर में। देखिए ऊपर वाला खोपड़ी है, अंदर वाला पर गौर कीजिए। तो
ये जो आप लोग देख रहे हैं जहाँ मैं अभी चला रहा हूँ कलम, ये सब जो होता है आपको, ये सब होता है कौन सा भाग, ये सब के सब, ये सब जहाँ जहाँ मैंने अभी कलम चला दिया ये सब होता है आपको अग्रभाग। ये सब क्या हो गया, अग्रभाग हो गया। क्लियर है। यहाँ बीच में देखिए, यहाँ कलम मैं चेंज करके बताता हूँ, इसके लिए हम ब्लैक कलर का यूज करते हैं। तो यहाँ जो बीच में ब्लैक जहाँ मैं अभी चला दिया, जो बीच वाला भाग है यही क्या है, मध्य भाग है, या मस्तिष्क का मध्य भाग हुआ, बीच वाला भाग हुआ। ठीक है। और फिर एक और कलम लेते हैं, ब्लू कलम, और ब्लू से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सब जो भाग है, ये सब भाग, ये नीचे वाला, ये सबको क्या कहते हैं, ये सबको बोला जाता है पश्च भाग। समझ में आया क्या फोटो में। यहाँ रेड में जो है वो अग्रभाग, ब्लैक से जो है वो मध्य भाग, ये ब्लू में जहाँ हमने चला दिया ये सब किसमें आएंगे, ये सब आएंगे पश्च भाग। देखिए यहीं ऑनलाइन क्लास करने से यहीं से बेनिफिट है, इसका फायदा उठाइए सभी लोग। ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है कि औकात के हिसाब से पढ़िए, जितना देर दिमाग लोट ले पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, याद कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो चला के, लगातार नहीं, लगातार के चक्कर में दबा जाएगा। सुर्रा गोली नहीं खेलना है कि सुर्रा चलना है। तो अब अग्र मस्तिष्क को देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन, इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस तथा ऑल्फैक्टरी लोब आते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आया, 4 चीज, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। आप 3 भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ऑल्फैक्टरी लोब कोई खास नहीं है, या सिर्फ सूंघने में काम करता है। ठीक है, हम किसी चीज़ को सूंघते हैं, ठीक है, तो वह कौन काम करता है, ऑल्फैक्टरी लोब काम करता है। ठीक है। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाना है इसको दंतस्थ कर लेना है, कंठस्थ नहीं, दंतस्थ। पूछेगा आपसे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो आप कहिए कि सेरिब्रम होता है। ठीक है। अब सब कुछ समझिए कि सेरिब्रम से क्या क्या होता है, थैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है। तो देखिए ये जो सब एरिया दिख रहा है, मैं कलम से बताता हूँ आप लोगों को, ये सब एरिया जहाँ मैं अभी चला रहा हूँ कलम, ये सब के सब क्या है, यही है सबको सेरिब्रम। देखने से ही आपको समझ में आएगा कि यह सबसे बड़ा हिस्सा है। इतना बड़ा हिस्सा क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम समझ गए कहाँ है। अब इसका काम क्या है, तो सेरिब्रम देखिए कई चीज़ों को नियंत्रित करता है। यहाँ याददाश्त, आपका याददाश्त कितना बढ़िया होगा ये सेरिब्रम निर्धारित करता है। बुद्धिमत्ता, कि आप कितना होशियार होंगे। इच्छिक गति, इच्छिक गति का मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार ही तो कोई काम करते हैं। अभी आपका इच्छा हुआ कि हम खड़ा हो जाए, तो आप खड़ा हो जाएंगे। दौड़ लगाए, दौड़िएगा। तो ये जो दौड़ लगाते हैं, यह सब कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो सेरिब्रम इस सबको कंट्रोल करता है। तो याददाश्त, बुद्धिमत्ता, इच्छिक गति, इन सब का केंद्र कौन हो गया, सेरिब्रम हो गया। तो सेरिब्रम समझ गए, सेरिब्रम से ये सब चीज़ होता है। दूसरा है थैलेमस। थैलेमस का क्या क्या काम है, तो यह भी कई चीज़ों को नियंत्रित करता है, जैसे कि ठंडा का महसूस होना। आपको बर्फ ठंडा महसूस होता है, किस वजह से, थैलेमस उसको नियंत्रित करता है। गर्म महसूस होना, कोई चीज़ खाते पीते हैं या फिर गर्मी लगती है, तो ये जो गर्मी का अनुभव कराता है वो कौन कराता है, थैलेमस। उसके बाद दर्द का अनुभव, कोई आपको मार दे, कभी पेट दुखाने लगता है, तो ये सब थैलेमस की वजह से सब अनुभव होता है। उसके बाद नींद, नींद का जो अनुभव होता है यह भी किसकी वजह से, थैलेमस की वजह से। तो 4 चीज़, ठंडा, गर्म, दर्द, नींद, इस सब का केंद्र कौन हो गया, थैलेमस हो गया। अब है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस समझिए फीलिंग वाला बात, सुख दुख, है ना। सुख दुख, सुख दुख का मतलब है कि आप फील करते हैं किसी चीज़ में सुख। जैसे क्रिकेट खेलने का छक्का लगा दिए तो क्या महसूस होता है, बहुत अच्छा बात है, सुख महसूस हो रहा है। आप पहले बॉल पर बोल्ड हो गए तो बहुत दुखी महसूस होते हैं, दुखी दुखी वापस आ जाते हैं। तो सुख दुख महसूस कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास, आपको भूख लगती है या फिर प्यास लगती है, ये भी कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस।
प्यार नफरत, आपको जो है किसी व्यक्ति पर प्यार आता हो या किसी व्यक्ति से नफरत हो जाता है ना। तो प्यार आना या नफरत हो जाना, जैसे कि आप लोग जिस उम्र में हैं उस उम्र में अपोजिट जेंडर के प्रति प्यार आता होगा। पुरुष हैं तो महिला के प्रति और महिला है तो पुरुष के प्रति, तो जो प्यार आता है यह किसके वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। या फिर नफरत आना, किसी से नफरत करने लगते हैं, आई लव यू आई हेट यू बहुत चलता है। तो ये जो आई लव यू आई हेट यू की कहानी है यह सब हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। उसके बाद है गुस्सा खुशी, गुस्सा आना या फिर खुश हो जाना, यह भी किसकी वजह से होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से। रक्तदाब ब्लड प्रेशर, आप लोग सुने हो कि बीपी लो हो गया चाहे बीपी हाई हो गया, तो बीपी जो हाई लो होता है यह भी हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। फिर है जल उपापचय, जल उपापचय का मतलब है कि पानी जब आप पीते हैं तो पानी का हमारे शरीर में उपापचय होता है, वह पानी जो है पचता है, समझिए एक तरह से पचता नहीं है, उसका उपापचय होता है, वह किडनी वगैरह में जाता है, वहाँ से टॉयलेट वगैरह बनता है, पसीना के रूप में वापस आता है। तो ये जो टॉयलेट बन गया पानी या फिर पसीना के रूप में बहाया, यही हुआ जल उपापचय। तो इस सब का केंद्र कौन है आपको, हाइपोथैलेमस। समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मैंने आपको भी बताया था कि मध्य मस्तिष्क जो होता है वो यहाँ वाला एरिया होता है, इस जगह का एरिया, ये जहाँ मैंने अभी इसको रेड कलर से रंगीन कर दिया, ये जो एरिया है आपको क्या है, ये सब है मध्य मस्तिष्क। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया आप लोग कि कौन कहाँ रहता है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अभी सेरिबरम थैलेमस हाइपोथैलेमस में, सेरिबरम मैंने आपको बताया था कि कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस नहीं बताया था। देखिए ये वाला जो एरिया है, एरिया इसमें है आपको थैलेमस, क्या है, थैलेमस है। और छोटा सा एरिया ये है ना, कलम चेंज करके बता देता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला ब्लू जहाँ मैं कर रहा हूँ, यह क्या है, ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। समझ गए। इधर वाला हो गया थैलेमस और इधर हो गया हाइपोथैलेमस। अगर मस्तिष्क के 3 भाग यहाँ पढ़ने थे, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये हो गया आपको सेरिब्रम, यहाँ जो रेड मैंने किया ये हो गया आपको कौन, थैलेमस, और यहाँ जहाँ ब्लू किया ये हो गया हाइपोथैलेमस। तो लोकेशन आप लोग समझ गए। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क को देख लेते हैं। तो देखिए मध्य मस्तिष्क का लोकेशन मैं बता चुका हूँ। अब कहाँ, इसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें 2 अंग है, एक है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, यहीं बीच में एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, न जमाइन सुने होंगे, यह जेमाइना, क्वाड्रिजेमाइना। कार्पोरा मतलब कार पर पूरा आ रहा है, सोच लीजिए इसे, तब याद हो जाएगा, कार पर पूरा था, कार्पोरा जेमाइना, जमाइना, क्वाड्रिजेमाइना एक हो गया। दूसरा है सेरिब्रल पेडंकल, ये 2 अंग आते हैं, 2 पार्ट आते हैं मध्य मस्तिष्क में। इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो है वह दृष्टि तथा श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, है ना। किसी चीज़ को आप देख पाते हैं और चाहे सुन पाते हैं, देखने सुनने का काम जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना करता है। आप ठीक से भी याद रखते हैं, इसमें कार्पोरा है, तो कार चलाने वक्त क्या होता है, एकदम ध्यान रखना होता है, दृष्टि बहुत अच्छी रखनी होती है और श्रवण शक्ति भी अच्छी रखनी होती है। सुनिएगा नहीं सही से हॉर्न बजाते हुए तो फिर गवा जाएगा। दृष्टि और श्रवण शक्ति कार चलाते वक्त अच्छे से रखना होता है। तो एक काम होगा किसका, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। दूसरा है सेरिब्रल पेडंकल, इसका काम क्या है, इसका काम है मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ना। ये नीचे जो है, इसके नीचे हो जाता है मेरुरज्जु, मस्तिष्क के जितने भी अन्य भाग हैं उसको मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है, यही सेरिब्रल पेडंकल करता है। इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं पश्च मस्तिष्क। तो देखिए पश्च मस्तिष्क में भी कई अंग आ रहे हैं। इसके अंतर्गत आता है सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लोगेंटा तथा पॉन्स वेरोली।
ये 3 अंग आते हैं। पॉन्स बेरोली का मतलब छोटा दिमाग। छोटा दिमाग जो आप सुनते होंगे ना, पता है कि पीछे छोटा दिमाग है, वहाँ नहीं मानना चाहिए। तो इसके अंतर्गत 3 अंग है। सेरिबेलम, सेरिबेलम है, सेरी टाइप के 3 हो गया। पहला कहे थे सेरिब्रम, ये जो है क्या है, यह सेरिब्रम, जो सेरिब्रम नहीं है। दूसरा कहे थे कि यहाँ है सेरिब्रल पेडंकल, यह सेरिबेलम, क्या है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है यहाँ पे रहता है, यहाँ नीचे, ठीक है। तो नीचे है सेरिबेलम, समझ गए। तो सेरिबेलम हो गया। उसके बाद पॉन्स, ये देखिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये कान के जैसा, ये क्या है, ये पॉन्स है। ये क्या है आपको, ये है पॉन्स बेरोली, छोटा दिमाग। और ये जो है यहाँ थोड़ा सा नीचे, ये है आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो तीनों चीज समझ गए। इधर हो गया सेरिबेलम, ये हो गया आपको पॉन्स, और ये हो गया मेडुला। इस सबका काम देख लीजिए। सेरिबेलम का क्या काम है, शरीर पर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। शरीर पर संतुलन बनाए रखता है कौन, सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम है शरीर पर संतुलन बनाए रखना। जैसे कोई व्यक्ति दारू पी लेता है तो आप देखिएगा तो वह रोड के बाएं छोर से चलना शुरू करेगा और दाएं छोर पे जाकर उलट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि दारू पीने के बाद उसका जो सेरिबेलम है वह सही से काम नहीं करता है, ठीक है। वह अगर बोलेगा भी तो सही से नहीं बोल पाएगा, ठीक है। वो बोलेगा एकदम सही से, लेकिन सुनाई अदब देता है, का आवाज़ देता है। इसका काम इस सेरिबेलम की वजह से सब होता है। अब है मेडुला ऑब्लोंगेटा, यह क्या करता है, यह रक्त दाब, हृदय धड़कन, श्वसन दर, उपापचय क्रिया, उल्टी, खांसना, छींकना, इस सब का जो केंद्र है। ब्लड प्रेशर का हाई लो होना। आप पीछे भी पढ़े हैं, कुछ लोग सोचते होंगे सर पीछे पढ़ाए थे फिर पढ़ा रहे, तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से सब कुछ हो जाता है, कई जगह से भी होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में भी आपको पढ़ाया है कि रक्तचाप को नियंत्रित करना है, तो हाइपोथैलेमस का भी काम होता है पीपी को नियंत्रित करना, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का भी होता है। तो रक्तचाप समझ में करते हैं, हृदय धड़कन, हृदय धड़कते रहता है, सुने होंगे। जिनको जिनको पता है कमेंट करके बताइए कि 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, देखते हैं किसको किसको पता है, कमेंट करो जल्दी से। उसको है श्वसन दर, सांस लेते हैं 1 मिनट में आदमी 16 से 18 बार सांस लेता है। इस श्वसन दर को भी कौन नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। दौड़ने पर देखते हैं बहुत तेजी से आदमी सांस लेने लगता है, इस सब को नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसका उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया का मतलब भोजन का पाचन होना। जल का मैंने अभी आपको बताया कि जल जो है हम लोग पीते हैं और वह पसीना के रूप में, टॉयलेट के रूप में बाहर निकलता है, यूरिन के रूप में। यही जो हुआ खाना खाने के बाद भोजन का पच जाना, यह उपापचय क्रिया का एग्जाम्पल हुआ, है ना। पानी का पसीना बनकर निकलना, यह भी किसका एग्जाम्पल हुआ, उपापचय क्रिया का। उल्टी तो सबको पता है, खांसना छींकना ये सभी पता है, तो सबका केंद्र कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। लोकेशन यहाँ पर है, ये देखिए यही है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब पॉन्स बेरोली को देख लीजिए, इसे छोटा दिमाग कहते हैं। पॉन्स बेरोली को क्या कहते हैं, छोटा दिमाग। और इसका काम क्या है, यह श्वसन को नियंत्रित करता है। ये श्वसन दर को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी नियंत्रित करता है और पॉन्स बेरोली भी नियंत्रित करता है ना। जोर से यहाँ पर आप मार दीजिएगा तो देखिए उसका सांस कुछ समय के लिए रुक जाता है। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है एक व्यक्ति को कि जोर से एक बार मार दिया पीछे से, तो उसका सांस जो है कुछ समय के लिए न वो सांस ले पा रहा था न सांस छोड़ पा रहा था। क्यों, क्योंकि पॉन्स बेरोली का काम है श्वसन को नियंत्रित करना, ठीक है। ये सब जानकारी हुई किसकी, पश्च मस्तिष्क की। आगे देखते हैं अब मेरुरज्जु के विषय में जानना है। मेरुरज्जु क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के निचले छोर से एक कोमल रस्सी जैसी रचना मेरुदंड के बीचों बीच होती हुई उसके अंतिम छोर तक जाती है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। यहाँ समझ लीजिए, देखिए ये जो है मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क के नीचे है यहाँ पर कौन चीज, मस्तिष्क का पार्ट अभी मैंने आपको बताया है। ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट यही होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। एमओ का मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा।
इसी का बढ़ा हुआ भाग जो है एक कोमल रस्सी के जैसा होता है, और यह किसके बीच से जाता है? मेरुदंड के बीच से। ये जो पूरा है, ये पूरा का नाम है मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के बीच से पतला, देखिए लाल कलर का दिख रहा होगा, मैं काला से आपको बताता हूँ तो जरा समझ में आएगा। यहाँ इस तरह से ठीक बीच से इस तरह से जा रहा है, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, मोबाइल का स्क्रीन बना करके देखिए। तो ये जो है पतला जो है रस्सी की तरह जो भाग गया, यही क्या हो गया? जो काला में मैंने आपको बताया, यही है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड समझ गए? यह निकलता कहाँ से है? इसका ऊपरी भाग मेडुला ऑब्लोगेंडा के पास होता है, और यह मेरुदंड के बीचों बीच होकर इसके अंतिम छोर तक जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे तक जाता है। अब इसका काम क्या है? इसका मुख्य कार्य है मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाना। मस्तिष्क तक यह क्या करता है? आवेगों को पहुंचाने का काम करता है। साथ साथ प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे रिएक्शन कुछ होता है कि आप कुछ किया, उसका उल्टा कुछ होता है, उसी को प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। जैसे कि पलक झपकना, तो यह एक तरह का प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र के इसका दो काम हो गया, एक मस्तिष्क तक आवेग को यह पहुंचाता है, और दूसरा प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र के रूप में कार्य करता है। ओके, अब परिधीय तंत्रिका का तंत्र अब बस खत्म होने वाला है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि कपाल एवं मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। देखिए कपाल जो है हम लोगों का, उससे कई तंत्रिका निकलती है। कितनी तंत्रिका निकलती है? 12 जोड़ी, यानी कि 24। और मेरुरज्जु, अभी मैंने आपको समझाया, मेरुरज्जु से भी तंत्रिका निकलती है कितनी? 31 जोड़ी, यानी 31 जोड़ी 62। तो कपाल से 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। इन्हीं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बड़ा आसान है। कहाँ कहाँ से तंत्रिका निकलेगा? कपाल से और मेरुरज्जु से। पूछा कि कपाल से कितना निकलेगा? तो 12 जोड़ी। मेरुरज्जु से कितना निकलेगा? तो 31 जोड़ी। इसी के समूह को सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ लिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र भी पढ़ लिए। अब एक और बच गया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह अंतिम है, 1-2 क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा आज का क्लास। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र यहाँ पर होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। तो यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के मिलने से बनता है। कोई पूछ ले आपसे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ है ही नहीं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो पढ़ लिए सो, और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो पढ़े सो, यह दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अब अनुकंपी और प्रानुकंपी में अंतर को देख लीजिएगा तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखिए अनुकंपी क्या करता है कि यह आँख की पुतली को फैलाता है। आँख की जो पुतली होती है, जब रोशनी ज़्यादा होती है तो वह सिकुड़ जाती है, और रोशनी कम होती है तो फैल जाती है। जैसे ही रोशनी कम गई तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करने लगता है और आँख की पुतली फैल जाती है, ताकि अधिक से अधिक लाइट उसमें जाए और वह किसी वस्तु को देख सके। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का पहला काम क्या हुआ? आँख की पुतली को फैलाना। ठीक है, तो आप जब अंधेरे में कम रोशनी वाले जगह पे जाते हैं तो आँख की पुतली फैल जाती है। इसको फैलाता कौन है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। वही जब आप अधिक रोशनी में जाइएगा तो क्या होता है कि वह पुतली सिकुड़ती है, उसको सिकुड़ेगा कौन? इसको प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र सिकुड़ता है। इधर प्रानुकंपी का यहाँ लिखा हुआ नहीं है सही से, लेकिन आप लोग समझ, इधर है प्रानुकंपी और इधर है अनुकंपी। तो आँख की पुतली को सिकुड़ता कौन है? प्रानुकंपी, और फैलाता कौन है? अनुकंपी। उसके बाद है कि रक्तदाब, श्वसन दर, हृदय स्पंद, इस समय वृद्धि का काम करता है। अनुकंपी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। दौड़ते हैं तो श्वसन दर जो तेज हो जाती है,
यह अनुकंपी कार्य करता है। हृदय स्पंदन, हृदय दौड़ने के बाद जो है हृदय का स्पंदन भी तेजी से होने लगता है। ये सब कौन करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। और इसका उल्टा इधर है, यह रक्त दाब, श्वसन दर, हृदय स्पंदन में कमी लाता है। तो यह सब अनुकंपी का काम हो गया। इसके प्रभाव से भय, पीड़ा, क्रोध आता है। ठीक है, जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है तो आपको भय लगता है। जब भी आपको भय लगे तो समझिए कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है। पीड़ा हो यानी कि दर्द हो तो समझिए कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है। क्रोध आए, गुस्सा आए तो क्या समझिए कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है। और प्राणुकंपी में क्या होता है कि इससे आराम एवं सुख मिलता है। आप मान लीजिए कि बर्गर खा रहे हैं और बर्गर खा के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मतलब कि प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई सुख मिल रहा हो, किसी तरह का सुख, जैसे थके हुए हैं और गए और सो गए तो बहुत सुख मिलता है। तो यह सुख किसके वजह से मिलता है? प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से मिलता है। तो ये बहुत ही लंबा वीडियो रहा। हमें उम्मीद है कि आप लोग कई पार्ट में इसको पूरा देखे होंगे, इसका नोट्स बनाए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप लोग कहेंगे तो फिर इसका सेकेंड पार्ट हम अपलोड करेंगे। अगर नहीं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा वीडियो तो क्यों हम इतना मेहनत करेंगे? इसमें बहुत मेहनत हमको लगा है, 4-5 घंटा में हम इतना कंटेंट तैयार किए हैं। तो आप लोगों को फायदा होना चाहिए और आप लोग अच्छे से पढ़े, अच्छा नंबर से पास करें, यही आप मेरी दुआ है। भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों को सद्बुद्धि मिले, अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई करें। इसी वाणी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।